एक ऐसी लेडी कांस्टेबल जो देखने में बेहद खूबसूरत थी, लेकिन जितनी वो खूबसूरत थी उससे कहीं ज्यादा वो बहादुर थी, निडर थी और उसका अंदाज बेबाक था। लेकिन उसके साथ साथ वो उसका स्वभाव बहुत सरल और अच्छा स्वभाव था। अपने सहकर्मियों के साथ में वो अच्छे से रहती और अच्छे से ड्यूटी करती और अपने सहपाठियों के साथ हंसी मजाक किया करती थी। लेकिन उसकी बहादुरी के चर्चे उसके पूरे महकमे में थी और इसी बहादुरी के चलते उसकी अक्सर ड्यूटी बड़े बड़े नेताओं की सुरक्षा में लगाई जाती थी। और इसी बहादुरी के चलते 12 मार्च को उसकी ड्यूटी राष्ट्रपति की सुरक्षा में लगी हुई थी। लेकिन 12 मार्च से पहले एक दिन पहले 11 मार्च को उसकी हत्या हो जाती है। जैसे ही इस हत्या की खबर पुलिस महकमे को मिलती है तो पुलिस महकमे में हड़कंप मच जाता है और चारों तरफ अफरा तफरी हो जाती है, क्योंकि उसकी अगले दिन ड्यूटी राष्ट्रपति महोदया के सुरक्षा में लगी हुई थी और उससे एक दिन पहले जब उसकी हत्या हो जाती है तो इससे पुलिस काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। लेकिन पुलिस के सामने अब चुनौती थी कि अपने ही स्टाफ की लेडी कांस्टेबल के हत्यारे को ढूंढना, और पुलिस अपनी पूरी ईमानदारी और ताकत के साथ इस हत्याकांड के खुलासे में लग जाती है। लेकिन वहीं पर सवाल ये निकल कर आता है कि ऐसी बहादुर निडर महिला की आखिरकार हत्या किसने की होगी और इसकी किससे दुश्मनी होगी, क्योंकि इसका जो स्वभाव था वो बहुत ही मिलनसार था और अपने सहपाठियों के साथ में अच्छा व्यवहार था। लेकिन अब पुलिस के सामने बस एक ही बार बार जो चीज सामने आ रही थी तो वो थी आखिरकार इस बहादुर लेडी कांस्टेबल की हत्या की किसने। और पुलिस जब इस केस के तह तक जाती है और जब कातिल का नाम सामने निकल कर आता है तो पुलिस भी हैरान रह जाती है और दंग रह जाती है। तो आइए जानते हैं पूरी घटना को विस्तार से कि इस बहादुर लेडी कांस्टेबल की किसने हत्या की और हत्या के जो पीछे जो वजह थी वो क्या थी। और जब ये सारी चीजें सामने निकल कर आई और लोगों को पता चला तो लोगों को भी बड़ी हैरत हुई। तो दोस्तों बस आप वीडियो के अंत तक बने रहें, बाकी हम बताएंगे आपको इसी वीडियो में पूरी कहानी को विस्तार से। आदाब, नमस्कार, मैं हूं मुबीन खान। आज की जो सच्ची घटना की कहानी है वो कहानी है पंजाब के चंडीगढ़ की, और उसी चंडीगढ़ का एक जिला है मोहाली, और मोहाली जिले में एक थाना लगता है पंचकुला थाना, और उसी पंचकुला थाना के अंतर्गत एक गांव आता है नया गांव। उसी गांव में सपना लेडी कांस्टेबल रहती थी और सपना की शादी 2014 में परविंदर नाम के शख्स से होती है, और परविंदर फौजी होता है, यानी कि फौज में सिपाही होता है। 2014 में इन दोनों की शादी होती है और ये दोनों बहुत ही हंसी खुशी रहते हैं और इनके एक बेटी हो जाती है, और जो अब इस वक्त बेटी की उम्र 8 साल होती है। एक छोटा सा सुखी परिवार होता है। 12 मार्च को चंडीगढ़ में राष्ट्रपति महोदया का एक प्रोग्राम लगा होता है और उसी प्रोग्राम में सपना लेडी कांस्टेबल की राष्ट्रपति महोदया की सुरक्षा में ड्यूटी लगी होती है। 11 मार्च को सपना के पति परविंदर सपना के भाई गौरव को फोन करते हैं और कहते हैं कि दीदी क्या तुम्हारे यहाँ आई है। तभी गौरव कहता है नहीं, मेरे यहाँ तो नहीं आई, क्या बात है। तभी सपना का पति परविंदर फौजी कहते हैं कि दरअसल उनकी ड्यूटी थी 12 मार्च की राष्ट्रपति महोदया के यहाँ और उनको ड्यूटी जाना था, लेकिन वो ना तो ड्यूटी पर पहुंची है और ना ही उनका फोन लग रहा है, उनका फोन भी बंद है। इसीलिए मैंने पूछा कि शायद आपके यहाँ आई हो। तभी गौरव भी थोड़ा परेशान होते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि मेरे यहाँ नहीं आई, मैं पता करता हूँ। तभी गौरव भी चिंतित हो जाते हैं और गौरव सपना के एक सहेली को फोन लगाते हैं और उनसे पूछते हैं कि दीदी क्या तुम्हारे यहाँ आई है, ड्यूटी पर भी नहीं पहुंची और घर पे भी नहीं है। तभी सपना की सहेली गौरव से कहती है कि दरअसल उन्हें मनसा देवी मंदिर जाना था, हो सकता है वो मनसा देवी मंदिर गई हो। तभी गौरव अपनी दीदी को ढूंढते हुए मनसा देवी मंदिर भी पहुंच जाते हैं और जब वहां
पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उनके जीजा की कार खड़ी हुई है, लेकिन वो लॉक है। अब वो अपनी दीदी को इधर उधर ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं गौरव को शक हो जाता है और वो पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है। जब पुलिस वहां पर आती है और पुलिस को गौरव सारी बात बताते हैं, तभी पुलिस भी इधर उधर ढूंढते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको भी कुछ अंदेशा होता है। तभी गाड़ी के शीशे तोड़कर गाड़ी को चेक किया जाता है और जब डिग्गी खोलते हैं तो उस पर सपना की डेड बॉडी मिलती है। जैसे ही सपना की डेड बॉडी मिलती है, सपना के भाई गौरव का बुरा हाल हो जाता है और वो बेहताशा रोने लगते हैं। पुलिस सपना की लाश को पंचनामा भरते हैं और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। तभी सपना के भाई गौरव पंचकुला थाने जाते हैं और एक तहरीर देते हैं और तहरीर में वो पुलिस से कहते हैं कि मुझे कहीं ना कहीं शक है कि मेरे दीदी का कातिल मेरा जीजा परविंदर ही है। लेकिन अब पुलिस के पास ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं था जिससे कि वो परविंदर को गिरफ्तार कर सके। लेकिन पुलिस गौरव को आश्वासन देती है कि हम इस केस के तह तक जाएंगे और तुम्हारे दीदी के कातिल बच नहीं पाएंगे, हम उसको तह समंदर के तह से भी निकाल लाएंगे। और पुलिस गौरव की तहरीर लेकर इस केस पर जुट जाती है। और इसी जांच के तहत जब पुलिस सपना के घर पहुंचती है और वहां पर जांच पड़ताल करती है तो देखती है कि सपना के घर के सीसीटीवी कैमरे सारे बंद हैं। और जब पड़ोस में देखते हैं तो वो देखती है कि पड़ोस के भी सीसीटीवी कैमरे के तार कटे हुए हैं। तभी पुलिस को कहीं ना कहीं कुछ शक होता है और फिर वो दूसरे पड़ोसी के यहाँ जो सीसीटीवी कैमरा लगा था, जब उसको खंगालती है तो उस पर परविंदर नजर आ जाता है। दरअसल जो सीसीटीवी फुटेज होती है वो 11 मार्च सुबह की होती है। सुबह लगभग 5:15 पर परविंदर अपनी गाड़ी पे कहीं जा रहा होता है और फिर तकरीबन सवा घंटे बाद 6:32 पर वो पैदल आता है। तभी पुलिस का माथा ठनकता है और वो सोचते हैं कि इतनी अर्ली मॉर्निंग आखिरकार ये गाड़ी से कहाँ गया और फिर पैदल क्यों आया। लेकिन जब सपना की लाश मिली तो वो इसी गाड़ी पर मिली। पुलिस को कहीं ना कहीं परविंदर के ऊपर पूरा शक हो जाता है और फिर परविंदर की खोज करने लगती है, लेकिन परविंदर पुलिस के हाथ नहीं चढ़ता, परविंदर गायब हो जाता है। अब पुलिस अपने एंगल से सभी चीजों को खंगाल रही होती है और परविंदर की भी तलाश शुरू कर देती है। और ऐसे ही करते करते 2-3 दिन का वक्त गुजर जाता है। लेकिन 15 मार्च को पुलिस के पास एक मुखबर के द्वारा सूचना आती है कि परविंदर अंबाला में छुपा हुआ है और वो नेपाल भागने की फिराक में है। जैसे ही पुलिस को ये मुखबिर द्वारा सूचना मिलती है, पुलिस तुरंत वहां पहुंचती है दिए गए लोकेशन पर और परविंदर को अंबाला से गिरफ्तार कर लेती है। और जब उससे पूछताछ करती है तो पहले तो जैसा हर अपराधी इधर उधर करता है वैसे ही वो भी करता है, लेकिन जब पुलिस अपने तरीके से पूछताछ करती है तो वो फिर एक कहानी बताता है। पुलिस पूछती है कि आखिरकार तुमने अपने पत्नी का मर्डर कैसे किया। तभी वो बताता है कि दरअसल 10 मार्च की शाम हम लोग दोनों ने साथ में खाना खाया और रात के करीबन 10 बज रहे थे और जब खाना खाने के बाद मैंने अपनी पत्नी सपना को कोल्ड ड्रिंक दी तो उस पर मैंने नशीला पदार्थ मिला दिया था, जिसको पीने के बाद सपना बेहोश हो गई और जैसे ही वो बेहोश हुई तभी मैंने उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। लेकिन मुझे शक था कि पता नहीं ये जिंदा है या मर गई। लेकिन मुझे शक होता है कि पता नहीं जिंदा है या मर गई। तभी मैं एक रॉड लाता हूं और उसके सर पर जोरदार वार कर देता हूं। अब जब मुझे इत्मीनान हो जाता है कि अब मर चुकी है, अब मेरे सामने चुनौती होती है इस हत्या को दबाने की। तभी मैं प्लान करता हूं और सोचने लग जाता हूं और रात भर सोचता हूं। लेकिन सुबह वहीं पर अर्ली मॉर्निंग लगभग 5:15 बजे मैं सपना की डेड बॉडी को उठाकर अपनी गाड़ी की डिग्गी में डालता हूं और उस गाड़ी को मनसा देवी के मंदिर पर खड़ा कराता हूं ताकि किसी का मुझ पर शक न जाए। और
सपना का मोबाइल भी उसके साथ छोड़ देता हूँ और अब वो अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लेता है और वहां से फिर पैदल आ जाता है और लगभग सुबह 6:32 पर वापस अपने घर आ जाता है और घर आने के बाद में फिर अपना मोबाइल वो 6:42 पर ऑन करता है ताकि उसकी जो लोकेशन हो वो घर की ही दिखे। और अगले दिन 11 मार्च को जब काफी टाइम हो जाता है और किसी प्रकार की उसको ऐसी कोई सूचना नहीं लगती, उसको लगता है कि पता नहीं किसी को पता चला या नहीं चला, तभी एक बार फिर वो मनसा देवी मंदिर जाता है और देखने जाता है कि कार वैसी की वैसी खड़ी है। तभी उसको यकीन हो जाता है कि अभी तक किसी की नजर नहीं गई। तभी वो फिर वापस आता है और सपना के भाई गौरव से कहता है कि क्या दीदी तुम्हारे यहाँ आई है, लेकिन जब वो कह देता है कि नहीं आई तो कहता है कि उसको ड्यूटी में जाना था, लेकिन वो ड्यूटी पर भी नहीं गई। और तभी गौरव अपनी बहन को ढूंढने लगता है और तब इसके जरिए वहां तक पहुंच जाता है। इस तरह से सपना की डेड बॉडी मिल जाती है। मैंने ये सारा खेल अपने आप को बचाने के लिए किया था, लेकिन वो बच नहीं पाया और पुलिस के हत्थे चढ़ गया। तभी पुलिस उससे फिर ये पूछती है कि आखिरकार तुमने ये तो बता दिया कि तुमने कैसे अपनी पत्नी सपना की हत्या की, लेकिन तुमने अपनी पत्नी सपना की हत्या क्यों की? तभी वो कहता है कि दरअसल मुझे नशे की लत लग गई थी और मैं नशेड़ी हो गया था और नशा के चलते ही मैं जुआ भी खेलने लगा था, जिसके चलते मेरे ऊपर काफी कर्जा हो गया था और जितनी मेरी तनख्वाह आती थी तनख्वाह भी मैं सब जुए में हार चुका था और मेरे ऊपर काफी कर्जा हो गया था। इसीलिए मैंने जब सपना से घर बेचने के लिए कहा कि घर बेचकर मुझे कर्ज चुका लेने दो, तभी सपना ने साफ साफ इनकार कर दिया था कि तुम अपनी तनख्वाह अपनी कमाई तो सब जुए में हार चुके हो, मैं अपना घर नहीं बेचने दूंगी। और इसी के चलते उन पर अक्सर झगड़े होते रहते थे और झगड़े के साथ साथ परमिंदर को यह भी था कि जब तक सपना रहेगी मैं उसका घर नहीं बेच पाऊंगा, इसीलिए मैंने सपने की हत्या कर दी और हत्या करने के बाद में मेरा मकान बेचने का प्लान था और फिर यहाँ से मैं नेपाल शिफ्ट होकर वहां ऐश की जिंदगी जीना चाहता था, लेकिन दुर्भाग्य उसका कि वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया। तभी वहीं पर पुलिस इसके खिलाफ चार्जशीट बनाती है और कोर्ट में पेश करती है और कोर्ट से 2 दिन की रिमांड की रिक्वेस्ट करती है, जिस पर कोर्ट 2 दिन की फिर से रिमांड दे देती थी, पुलिस की रिमांड दे देती है ताकि पुलिस और भी जानकारी जुटा सके कि इस हत्याकांड में और कोई तो शामिल नहीं है या फिर हत्या की कोई और वजह हो। और अब परमिंदर पुलिस की रिमांड पर दे दिया जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की सच्ची घटना की कहानी। ये घटनाक्रम सुनाने का मकसद किसी को आहत करना या किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आप लोगों तक सच पहुंचाना और आप लोगों को जागरूक करना है। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट्स करें और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो करें। और दोस्तों, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें और ये भी बताएं कि आप ये वीडियो मेरा कहां से देख रहे हैं और अपने कमेंट देके अपनी सुझाव भी देते रहिए। आपका एक लाइक और कमेंट मेरे लिए अनमोल होता है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में नई कहानी के साथ। जय हिंद।